तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसल लुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में बात करेंगे बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी न्यूज़ के बारे में और स्पेशल बात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो की थी लोगन पॉल और रोमन रेंस के मैच को सेट करने के लिए। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, और इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी हाईलाइट बता देता हूँ। तो रोमन रेंस आए थे लोगन पॉल के पॉडकास्ट पे, वहां से ये कहानी स्टार्ट हुई, जिसके बाद लोगन पॉल पिछले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में भी आए थे। वहां पे पॉल हेमन और पूरी ब्लड लाइन के साथ लोगन पॉल का थोड़ा सा पंगा हो गया था, और जिसके बाद WWE ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज थी, मतलब कल थी रात को, जो कि मैंने देखी भी थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवा रहे थे हमारे माइकल कोल। अगर मैं आपको हाईलाइटेड वे में बताऊं तो माइकल कोल सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं रोमन रेंस को। रोमन रेंस का म्यूजिक प्ले होता है, जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी म्यूजिक प्ले हो रहा था। तो रोमन रेंस आते हैं, अपनी पूरी ब्लड लाइन के साथ आते हैं और फिर अपनी चेयर पे आके बैठ जाते हैं, और उनके पीछे पूरी ब्लड लाइन आके खड़ी हो जाती है। जिसके बाद माइकल कोल लोगन पॉल को बुलाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर लोगन पॉल भी अपनी चेयर पे आके बैठ जाते हैं। जिसके बाद माइकल कोल बुलाते हैं ट्रिपल एच को। ट्रिपल एच आते हैं, सबसे पहले तारीफ करते हैं रोमन रेंस की, और रोमन रेंस को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बताते हैं। ये कहते हैं कि मॉडर्न एरा का सबसे बड़ा सुपरस्टार है रोमन रेंस, उस जिस लेवल पे वो चल रहा है इस समय उनको कोई टच भी नहीं कर सकता। और फिर ट्रिपल एच तारीफ करते हैं लोगन पॉल की। लोगन पॉल को सोशल मीडिया का सुपरस्टार बताते हैं, यूथ के बीच एक आइकन बताते हैं, और अपनी बात के एंड में ट्रिपल एच इस मैच को ऑफिशियल कर देते हैं क्राउन ज्वेल के लिए। यानी रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल का मैच ऑफिशियल हो चुका है क्राउन ज्वेल के लिए, अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। जिसके बाद माइकल कोल देते हैं दोनों चैलेंजर और चैंपियन को एक मौका प्रेस को ब्रीफ करने के लिए। सबसे पहले आते हैं हमारे रोमन रेंस। रोमन रेंस सबसे पहले तारीफ करते हैं लोगन पॉल की, वो सोशल मीडिया स्टार है, यूथ का आइकॉन है, सेंसेशन है। लेकिन बाद में वो ये भी कहते हैं कि लोगन पॉल उस पानी में जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी शार्क रहती है। और रोमन रेंस ये भी कहते हैं कि लोगन पॉल ने अभी सिर्फ WWE में 2 मैच लड़े हैं और मैं 2 साल से चैंपियन हूँ। और रोमन रेंस ये भी कहते हैं कि जहाँ पे मैं हूँ, जिस गॉड लेवल पे मैं हूँ, वहाँ पे तो तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते। जिसके बाद बारी आती है लोगन पॉल की। लोगन पॉल ये कहते हैं कि तुम हमेशा अपनी ब्लड लाइन के साथ चलते हो, इसीलिए तुम मैचेस जीतते हो, और मैं जिस भी इंडस्ट्री में जाता हूँ वहाँ पे तहलका मचा देता हूँ, वहाँ पे बेस्ट करता हूँ, और मुझे सिर्फ एक लकी शॉट चाहिए तुम्हें हराने के लिए। और एंडिंग में लोगन पॉल कहते हैं कि अगर तुम हेड ऑफ द टेबल हो तो मैं टेबल हूँ, जो कि मेरी समझ से बाहर था कि क्यों कहा लोगन पॉल ने ऐसा। और लोगन पॉल थोड़ा रोमन रेंस को उकसाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि तुम पीछे छुपे रहते हो अपने वाइस मैन के। जिसके बाद रोमन रेंस खड़े भी हो गए और उन्होंने लोगन पॉल को धक्का भी मार दिया। जिसके बाद इन दोनों के बीच थोड़ी गर्मा गर्मी बढ़ गई। फिर ट्रिपल एच ने इन दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करी, और बाद में रोमन रेंस वहां से चले भी गए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 क्वेश्चन ही थे जो मीडिया से लिए गए थे, जो एक माइकल कोल ने हैंडल कर लिया, एक ट्रिपल एच ने हैंडल कर लिया था, और एक शायद लोगन पॉल ने हैंडल कर लिया था। ज्यादा कोई क्वेश्चन मीडिया से आए भी नहीं थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे से कुछ फैंस की भी आवाजें भी आ रही थी, जो कैरेक्टर वाइज किसी को चेयर कर रहे थे तो किसी को बू कर रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो WWE के लोग ही हैं। और ये थी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो WWE ने कंडक्ट करवाई थी इस मैच को ऑफिशियल करने के लिए और साथ ही साथ हाइप करने के लिए। और इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में ये दोनों फेस ऑफ भी आएंगे। अब बात करते हैं क्राउन ज्वेल में होने वाले एक और मैच के बारे में, जो अभी डिस्कशन में, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, और मैं बात कर रहा हूँ बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि क्राउन ज्वेल के लिए WWE ब्रॉक लेसनर को बुक करना चाहती है, और क्राउन ज्वेल जहाँ पे होने वाली, मतलब सऊदी अरेबिया में होने वाली है, वहाँ के लोग या वहाँ की पब्लिक मतलब विंटेज सुपरस्टार्स को देखना पसंद करती है, बिग मैचेस, बिग सुपरस्टार्स को देखना पसंद करते हैं। और अब बातें ये चल रही हैं कि यूएस चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली हो सकता है क्राउन ज्वेल में। और बहुत से एनालिस्ट इस बात से आर्ग्यू भी कर सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े सुपरस्टार, जिनको अपने हिसाब से मैचेस चाहिए होते हैं, अपने हिसाब से अपोनेंट चाहिए होते हैं, वो मेगा सुपरस्टार मिडगार्ड चैंपियनशिप के लिए मैच क्यों लड़ेगा। लेकिन अगर आप टेक्निकली सोचो तो बॉबी लैशली एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, ब्रॉक लेसनर के कैलिबर के सुपरस्टार है। अगर आप मैच टू मैच देखो, यानी मतलब मैन टू मैन देखो, तो एक बहुत बड़ा मैच है ये। अगर आप इसमें यूएस चैंपियनशिप को एक बार को थोड़ा साइड रख दो तो। और WWE इस डायरेक्शन में भी जा सकती है जहाँ पे यूएस चैंपियनशिप की इन्वॉल्वमेंट ना हो इस मैच में, और सिंगल्स टू सिंगल मैच हो सकता है। तो देखते हैं यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच होता है या नहीं होता है, या इवन इन दोनों का मैच होता है या नहीं होता है। बातें ऐसी चल रही हैं कि इन दोनों का मैच हो सकता है। और अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो तो मैं इन दोनों का मैच देखना चाहूंगा, भले वो यूएस चैंपियनशिप के लिए हो और भले वो ना हो। और अगर आप लोग देखना चाहोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और अपनी ओपिनियन भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब मैं थोड़ी सी जानकारी आपको NJPW के बारे में दे देता हूँ। आमतौर पर इंडियंस देखते नहीं है ज़्यादा NJPW, WWE पे थोड़ा ध्यान देते हैं, मगर आपको बेस्ट रेसलिंग देखनी है तो NJPW एक बार जरूर ट्राई करना। तो जापान को हिट करने वाला एक टाइफून, जिसकी वजह से NJPW का एक इवेंट होने वाला था बर्निंग स्पिरिट, उसको कैंसिल कर दिया गया है। और एडिशनली आपको बता रहा हूँ कि टाइफून जो है वो बहुत ही अपर ग्रेड का है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है जापान को। तो ज़रा मेरी ऑडियंस जो भी है जापान में, वो अपना ध्यान रखें।
अब बात करते हैं डैमेज कंट्रोल की मेंबर डेकोटा काय के बारे में। तो डेकोटा काय ने एक रिकॉर्ड बनाया जहां पे वो लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन बन गई अपने करियर में। तो जिसको नहीं समझ आ रहा उसको विस्तार से बता देता हूं। तो एनएक्सटी में डेकोटा काय की टैग टीम पार्टनर हुआ करती थी रकेल रॉड्रिगस, और उनके साथ उन्होंने 2 बार एनएक्सटी टैग टीम चैंपियनशिप को जीता, एनएक्सटी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को जीता। और एक बार का रेन था उनका सिर्फ 50 या 60 मिनट का, क्योंकि उसी शो पे वो हार भी गई थी चैंपियनशिप। और एक बार का रेन था उनका सिर्फ 2 या 3 दिन का। और अब इस टाइम डेकोटा काय वुमेन्स टैग टीम चैंपियन है मेन रोस्टर पे, और उनका रेन एटलीस्ट 2 हफ्ते का तो हो चुका है। और इस अचीवमेंट को डेकोटा काय ने अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर भी किया था। और मैं तो चाहूंगा कि डेकोटा काय का ये रेन बहुत ही लंबा जाए, क्योंकि मैं डैमेज कंट्रोल को बहुत ही ऊपर जाते हुए देखना चाहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं WWE की, जहाँ पे कमर्शियल ब्रेक्स के दौरान अक्सर ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो एक तरीके से इंडिकेशन दे रही हैं कि फील्ड की आने की आहट समझ लो इसे, या फिर आने का एक इंडिकेशन समझ लो। तो बेसिकली स्मैकडाउन के एपिसोड में जब कमर्शियल ब्रेक चल रहा था तो उस दौरान WWE ने लाइट्स कर दी सारी ऑफ, और सिर्फ एक रेड लाइट जला दी। और उसके बाद पब्लिक ने मतलब अपनी फ्लैशेस को ऑन कर लिया और WWE ने गाना प्ले कर दिया व्हाइट रैबिट। और इस व्हाइट रैबिट सॉन्ग का मतलब अगर मैं आपको फैक्टर बताऊं तो ऐसा है कि थोड़ा स्कैरी भी है और थोड़ा फैंटेसी टाइप का सॉन्ग है ये। और ये जो पूरा सॉन्ग वाला मामला था ये स्मैकडाउन के बाद लाइव इवेंट्स जो होते हैं संडे मंडे को, वहाँ पे भी कंटिन्यू रही। और इस सॉन्ग के चक्कर में बहुत से एनालिस्ट या फिर फैंस ये अंदाजा लगा रहे थे या फिर ये सोच रहे थे कि WWE टीज कर रही है कि फील्ड का रिटर्न बहुत जल्दी होने वाला है। और इसके पीछे अगर मैं आपको रीजन बताऊं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि WWE यूं ही नहीं कर रही है सब, कि अरीना को डार्क कर दो, लाइट्स को रेड कर दो, फिर पब्लिक अपनी फ्लैशेस निकाल लें, फिर वो जो गाना भी ऐसा चला दो जो थोड़ा स्कैरी टाइप का हो, थोड़ा मतलब एक तरीके से डर खौफ जैसा गाना कुछ हो। और इस गाने को अगर मैं साइड हटा दूं ना, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचूं तो ये प्लानिंग का पार्ट हो सकता है। मेरे हिसाब से तो ये प्लानिंग का पार्ट है और हो भी सकता है, क्योंकि अगर आपने ब्रे वाइट के फायरफ्लाई फन हाउस के सेगमेंट्स को देखा है तो उनमें एक कैरेक्टर हुआ करता था रैम्बलिन रैबिट। तो ये मैं आपको फिर सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आप एक अंदाज़ा लगा पाओ कि कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं मैलिकाई ब्लैक यानी एलिस्टर ब्लैक के बारे में, जिनकी सिचुएशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि उनको एक कंडीशनल रिलीज मिला AEW से। मतलब ये रूमर्स थे, रिपोर्ट्स थी, और इन रिपोर्ट्स को बिल्कुल कंफर्म कर दिया मैलिकाई ब्लैक यानी एलिस्टर ब्लैक ने खुद से अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे। बेसिकली पोस्ट डाली उन्होंने इंस्टाग्राम पे, 3 पेज का पूरा एक लेटर डाला उन्होंने, और इस लेटर में उन्होंने फैंस का थैंक यू बोला, अपने मतलब गुड विशर्स को थैंक यू बोला। साथ ही साथ ये बताया कि मैं सब कुछ आपको क्लियर करना चाहता था, लेकिन पहले मैं AEW और अपने बीच हुई सारी डिस्कशंस को खत्म करना चाहता था। और मैलिकाई ब्लैक ने ये भी बताया कि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है उनके और AEW के डिस्कशंस को लेके या उनके रिलीज को लेके, और उन्होंने अपनी रिलीज की बात को एक्सेप्ट भी किया। और उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग इंटरनेट पे मेरे और AEW के बीच की मिस इन्फॉर्मेशन को बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे, या फिर इस चीज को AEW वर्सेस WWE बनाने की कोशिश कर रहे थे और उसमें मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे। और मैलिकाई ब्लैक ने अपने हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ को लेके भी बात करी। उन्होंने बताया कि 2 साल उनके लिए बहुत ज्यादा टफ बीते, बहुत ही ज्यादा मतलब मुश्किल भरे बीते। और फिर मैलिकाई ब्लैक ने अपने हेल्थ इश्यूज को, अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करी, और उनके आसपास हुई बहुत सारी चीजों के बारे में भी बात करी, बहुत सारी नेगेटिव चीजों के बारे में बात करी। उनके क्लोज फ्रेंड में किसी की डेथ हो गई थी, किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, इवन मैलिकाई ब्लैक को एक ऐसी इंजरी हो गई जो उनका करियर भी एंड कर सकती थी। और एंड में मैलिकाई ब्लैक ने बताया कि उन्हें टाइम चाहिए, उनको बहुत सारा समय चाहिए, कुछ हफ्ते का, कुछ मंथ्स का, ताकि वो अपने आप को उस लेवल पे ला पाएं जहाँ पे वो अपना रिटर्न कर पाएं, अपनी मेंटल हेल्थ से लड़ पाएं और अपने आसपास की सिचुएशंस को ठीक कर पाएं। और अगर आप इस लेटर को पढ़ोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मतलब मैलिकाई ब्लैक AEW या WWE के बीच फंसे हुए हैं, या फिर ये पैसे का इशू है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट का इशू है, या फिर अच्छी बुकिंग का इशू है। ये सिंपली उनकी मेंटल हेल्थ का ही इशू है, मुझे तो ये लग रहा है। तो आई होप, या हम प्रे करते हैं, हम फैंस प्रे करते हैं कि बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएं, अपनी मेंटल हेल्थ से बाहर आ जाएं, डिप्रेशन से बाहर आ जाएं और बिल्कुल फिट हो जाएं, फाइन हो जाएं, ताकि वो अपना रिटर्न कर पाएं, भले वो कोई भी कंपनी हो, WWE हो या फिर AEW हो। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।